तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने आरएल सर्किट को पूरा देखा था, क्या होता है, क्या क्या उसमें लिखना पड़ता है हमें जब बोर्ड एग्जाम में उसका कोई क्वेश्चन आता है। आज उसी में अब आप आरसी सर्किट बहुत इजीली समझ जाओगे। आरएल सर्किट का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो वहां से आप बिल्कुल आरसी सर्किट को फटाफट समझ जाओगे। तो आरसी सर्किट में हमें क्या करना है, एक तो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस इनको लगाना है सीरीज में, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस, और फिर इसको हमें कनेक्ट करना है एक एसी सप्लाई से। ठीक है, इस सर्किट का पूरा एनालिसिस हम कर रहे हैं इस वाले टॉपिक के अंदर। तो जो एसी सप्लाई है इसका वोल्टेज आपको पता ही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। सबसे पहले तो वही लिख लो आप, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहां पर कितना होगा, V = V0 sin ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये होगा ही होगा, बस इतना लिखना है। इसके बारे में लिखना है कि आपने सीरीज में आरसी को कनेक्ट कर दिया है विद द एसी सप्लाई। अब इसके बाद इसका आगे का सॉल्यूशन जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था, ये होगा फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो मैं इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ डायरेक्ट फेजर डायग्राम बनता है अब, और उसी से फिर इसको आगे सॉल्व किया जाता है। तो कैसे बनेगा फेजर डायग्राम वो देख लो आप। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है V0, ठीक है, ये है V0 R, और ये है आपका I0, ठीक है, ये है आपका I0। और इधर पर 90 डिग्री पीछे, क्योंकि V0 L आपने बनाया था 90 डिग्री आगे, क्योंकि करंट से आगे होता है। जब आपने RLC पढ़े थे ना तीनों अलग अलग, तो RLC में V एंड I के बीच का जो फेज डिफरेंस था वो 0 डिग्री था। यहाँ पर V एंड I का जो फेज डिफरेंस आता है वो आता है आपका +π/2। ठीक है, V आगे होता है इसमें और इसमें V पीछे होता है, तो V और I का आता है -π/2 कैपेसिटेंस में। ठीक है, तो V0C हमें पीछे बनाना है अब 90 डिग्री पीछे, तो ये मैं बना दूंगा यहाँ V0C। तो ये दोनों का इफेक्ट आ गया V0R, मतलब कि जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसकी पीक वैल्यू, ये है वही जो कैपेसिटेंस में हो रहा है उसकी पीक वैल्यू। अब यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और ये जो पैरेललोग्राम हमने बनाया है दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाना। जब आप डायग्राम बनाओगे तो ये आपका पैरेललोग्राम बिल्कुल सही बनना चाहिए। ये पैरेललोग्राम बन चुका है, इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये शो करेगा हमारे पास V0RC को, मतलब इन दोनों की रिजल्टेंट वोल्टेज को ये शो करेगा कि R और C जब आप लगाओगे तो रिजल्टेंट उसका ये होता है। तो ये तो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट के साथ ओमेगा टी एंगल, और करंट यहाँ पर फाई एंगल से आगे चली जाएगी, जो रिजल्टेंट है उससे आगे आ जाएगी करंट। जब V0RL बनाया था उससे पीछे थी करंट। दोनों वीडियो को ढंग से देखना आप बच्चों, V0RC पीछे होता है करंट से। तो ये बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसकी। ये हमारा फेजर डायग्राम बन चुका है कंप्लीट। अब हमें V0RC का फॉर्मूला अगर हम इस वाले डायग्राम से लिखेंगे तो क्या आएगा, V0RC इन दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर रिजल्टेंट होता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है। V0R को जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, I0R का स्क्वायर लिख देंगे, और V0C को हम I0XC का स्क्वायर लिख देंगे। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है। V0R क्या होता है, I0R, और V0C क्या होता है, I0XC। इसमें से I0 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा R² प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ R² बच जाएगा प्लस XC स्क्वायर, I0² बाहर आ जाएगा, I0 हो जाएगा, और रूट के अंदर रह जाएगा R² प्लस XC स्क्वायर। तो यहां से जो I0 की वैल्यू आएगी वो V0RC डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R² प्लस XC स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
ठीक है, अब हम यहाँ पे इम्पीडेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहाँ? इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जो Z यहाँ पे होगा, तो इस कंडीशन में जब आपने R और C लगा रखा है, R और C, तो इस कंडीशन में भी अपोज होगा अल्टरनेटिंग करंट का। जो अपोज होगा उसको इस कंडीशन में क्या बोला जाएगा? इम्पीडेंस। तो तीन तरीके के अपोज अपने पास आ चुके हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एक तो हमारे पास आया था रेजिस्टेंस R, एक आया था रिएक्टेंस। रिएक्टेंस दो तरीके के थे, एक था इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस था L ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस था 1/c ओमेगा, और ओमेगा को 2πf भी लिख सकते हो। और अब आ गया है इम्पीडेंस, एक नया नाम Z। ये Z जो है ये RL सर्किट में भी Z ही होता है, RC सर्किट में भी Z ही होता है, और RLC में भी Z ही होता है। इन तीनों में से कोई सा भी सर्किट हो, आप जो अल्टरनेटिंग करंट में अपोज होगा उसको क्या बोलोगे? इम्पीडेंस बोलोगे। सब में अलग अलग नहीं बोलोगे, एक जैसा बोलोगे, इम्पीडेंस। तो RL सर्किट में भी हमने इस अपोज को इम्पीडेंस बोला था, RC सर्किट अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम इसको क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस ही बोलेंगे। इन सबकी यूनिट ओम होती है, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे रिएक्टेंस हो, सबकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, तो यहां पर हम Z वही है अपोज, उसका फॉर्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं, V0 RC अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसको हम V0 RC अपॉन Z लिख देंगे, और Z हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये इंपीडेंस हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, वहां पर क्या था? रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जब RL सर्किट पढ़ा था। तो फॉर्मूला अलग अलग होता है, नाम सेम होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC को क्या लिख सकते हैं? 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये हमारा पास, समझ गए आप किस तरीके से हमने फेजर बना के और किस तरीके से उसका रिजल्टेंट निकाला, किस तरीके से हमें करंट इस रिजल्टेंट से आगे मिली। कितना आगे मिली? फाई एंगल। ये फाई क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस। तो ये सारी बात हम यहां पर समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं पहले इसके डायग्राम की। जैसे हमने RL सर्किट में बनाया था, तो इसमें R इधर बनाना। अब XL हमने 90 डिग्री आगे बनाया था, बस ये ध्यान रखना XC हमें R से थोड़ा पीछे, मतलब 90 डिग्री पीछे बनाना है XC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट Z बन जाएगा पैरेललोग्राम लॉ से। ये पैरेललोग्राम लॉ जिसमें डायगोनल जो बनाएंगे ये Z होगा। ठीक है, Z का फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और ये एंगल होगा फाई, जिसे हम फेज डिफरेंस बोल रहे हैं, ये होगा फाई। ठीक है, तो इससे हमें ये डायग्राम मिल जाएगा। बस इसमें क्या डिफरेंस आया? जब हम RL लेते हैं तो XL ऊपर जाता है, जब हम RC सर्किट की बात करते हैं तो XC नीचे आता है। दोनों का फेज डिफरेंस, उसमें XL ऊपर क्यों गया? क्योंकि वो R से रेजिस्टेंस से π/2 एंगल आगे था, और XC नीचे क्यों आया? क्योंकि ये रेजिस्टेंस से π/2 एंगल पीछे होता है, माइनस y एक्सिस पे होता है। ये सब हो जाने के बाद अब हम एक तो करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, उसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो करंट यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट होगी वो हमने डायग्राम से देखी थी। फर्स्ट डायग्राम जो फेजर डायग्राम हमने बनाया था कि करंट वोल्टेज से आगे है, तो करंट का फॉर्मूला होता है I0 साइन ओमेगा टी। कितना आगे थी? फाई। फेजर डायग्राम में हमने देखा V0 RC से जो करंट है I0 वो फाई एंगल से आगे है, तो आगे मतलब प्लस फाई। तो ये एक तो करंट का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर जो फाई है वो फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस हम कहां से निकालेंगे? ये हम यहां से निकालेंगे। तो यहां से अगर हम tan फाई निकालते हैं तो क्या आएगा? tan फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है XC, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, तो इसको भी हम XC मान सकते हैं। तो XC डिवाइडेड बाय ये होगा बेस R। ठीक है, तो XC को हम 1/c ओमेगा लिख देंगे, तो 1/c ओमेगा R। XC को हमने क्या लिख दिया? 1/c ओमेगा।
तो यहां से फाई कितना आ जाएगा फेज डिफरेंस, tan इनवर्स 1/c ओमेगा r, ये फेज डिफरेंस आ गया। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग tan फाई निकालते हैं, पिछले में भी हमने tan फाई निकाला था, तो वहां का फेज डिफरेंस आ गया था l ओमेगा अपॉन r, यहाँ पे 1/c ओमेगा r। मैं कंपैरिजन करते हुए चल रहा हूँ, आप आरएल सर्किट पहले देखना, उसके बाद आरसी का वीडियो देखना, तो दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद इसका जो ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ में आपको 0, t/4, t/2, 3t/4 और t, ये तो बनाना ही है। ये मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि ये बीच बीच में लाइनें आ जाती हैं इसमें, पहले मैं ग्राफ तैयार कर लेता हूँ। ये पीक से गया, ये तो v का ग्राफ है, ये हमेशा आपने देखा हमने हर कंडीशन में एक जैसा ही ग्राफ बनाया। ये है v0, इस एक्सिस पर हमने v और i ले रखा है और इस पर टाइम ले रखा है। अब हमें यहां से पता चल रहा है कि करंट आगे है, किससे, v से। तो आगे का मतलब क्या है, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करूंगा, यहां से थोड़ा टाइम मैं पीछे से ले रहा हूं। तो करंट इससे, ये यहां पे वोल्टेज 0 हो रहा है, करंट इससे पहले ही 0 हो जाएगी। यहां हमने आरएल सर्किट में पॉइंट इसके बाद लगाए थे क्योंकि करंट बाद में 0 हो रही थी, करंट पीछे थी, करंट आगे है। आगे का मतलब इससे पहले ही करंट 0 हो चुकी होगी, तो हमें ये लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ा के करंट को यहां 0 बनाना पड़ेगा। अब वोल्टेज यहां मैक्सिमम हो रहा है, तो करंट इससे पहले ही मैक्सिमम हो जाएगी, ये दूसरा पॉइंट बनेगा। फर्स्ट पॉइंट करंट का आगे, अब इसको आगे बनाना है इस तरफ, ये मतलब पहले ही हो चुका है। और अगर -5 था तो बाद में होगा। तो बाद में पॉइंट कब बनाते हो, जब यहाँ -5 हो। पहले पॉइंट कब बनाते हो, जब यहाँ +5 हो। तो इसको पॉइंट को भी आगे बना दिया, इस पॉइंट को भी आगे बनाओ, इस पॉइंट को भी आगे बनाओ मैक्सिमम वाले को, और इसको भी आगे बनाओ 0 वाले को। तो अब ये इसके सारे पॉइंट, इसका काम जो भी होगा वो वोल्टेज से पहले ही हो चुका होगा। तो ये ग्राफ जो मैं बनाने वाला हूं, ये है करंट का आरसी सर्किट का, और ये मैक्सिमम करंट है I0, ये देख लो आप, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पर आप लिख सकते हो ये 0, ये t/4, वोल्टेज वाले में लिखना, ये t/2, ये आपका 3t/4 और ये t। तो वोल्टेज वाले के अकॉर्डिंग तो टाइम को हमने बता दिया, और उससे पहले जब वोल्टेज 0 हो रहा था उससे पहले करंट को 0 कर दिया, जब वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा था उससे पहले करंट को मैक्सिमम कर दिया। और करंट की पीक वैल्यू हमेशा वोल्टेज की पीक वैल्यू से थोड़ी कम रखना। तो इतना जब सब कुछ आप कर लोगे तो बच्चों ये पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। तो ये आपका आरसी सर्किट है। आरएल और आरसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इनमें से क्वेश्चन न्यूमेरिकल या फिर पूरा का पूरा एक मेजर क्वेश्चन भी इसमें से बना सकते हैं। तो इसलिए आप दोनों को अच्छी तरीके से देख लो।